हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा देखा था और उसके बाद हमने कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल के बारे में स्टडी की थी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसूत्री विभाजन अवस्था के बारे में, सूत्री विभाजन अवस्था या फिर एम फेज के बारे में। एम फेज क्या होती है? तो हम जो है पूरे सेल साइकिल को दो हिस्से में बांटते हैं। एक होती है इंटरफेज और एक होती है एम फेज। इंटरफेज में कल की क्लास में हमने G1, S और G2 के बारे में पढ़ लिया है। आज हम इस एम फेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एम फेज जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम फेज ही बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं। सूत्री विभाजन अवस्था क्या है? एनसीईआरटी क्या लिखती है? आओ पढ़ना शुरू करते हैं। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है। कोशिका चक्र की इसे सर्वाधिक नाटकीय अवस्था बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। क्या मतलब है इस लाइन का? एनसीईआरटी ने इसको नाटकीय अवस्था क्यों बोला? क्योंकि इसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। आओ इसको समझते हैं। एक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। मैंने एक सेल बनाई। इस सेल में ये रहा न्यूक्लियस और ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस सेल के अंदर ईआर होगा, गोल्जी बॉडी होगा, ठीक है, लाइसोसोम होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब क्या होता है कि जब एम फेज की शुरुआत होती है तो शुरुआत में सबसे पहले इसमें चलता है प्रोफेज। तो प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सब के सब क्या हो जाते हैं? गायब होने लग जाते हैं। ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल गायब होने लग जाते हैं। किसमें? प्रोफेज में। और जब प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, फिर टीलोफेज आता है। टीलोफेज इस एम फेज की लास्ट फेज है। और इस लास्ट फेज में क्या होता है? जो जो चीज़ें टूटी थी या गायब हुई थी वो दोबारा से वापस आ जाती है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाती है वापस, ईआर, गोल्जी बॉडी, है ना, ये सारी चीज़ें फिर से वापस चली जाती। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ? कुछ चीज़ें गायब हुई, बाद में फिर से उन्हीं चीज़ों का फिर से संगठन किया गया, फिर से निर्माण किया गया। इसीलिए इसको नाटकीय प्रावस्था बोला जाता है, ड्रामेटिक फेज बोला जाता है। आगे, जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए इसे हम समविभाजन बोलते हैं। क्या होता है? जनक यानी कि पेरेंटल सेल। ये मैंने पेरेंटल सेल बनाई। मान लो ये पेरेंटल सेल है 2n, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2n। तो इससे बनने वाली जो डॉटर सेल है उनके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहने वाली है? 2n ही रहने वाली है। यानी कि अगर सेल है डिप्लॉयड तो उससे आगे चल के डिप्लॉयड सेल ही बनने वाली है। तो इस तरह की अवस्था को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, सम विभाजन इसको बोला जाता है। आगे, सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। अब जो एम फेज है उसको केंद्रक विभाजन के 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, ठीक है। वो कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? यही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या लिखती है एनसीईआरटी? कैरियोकाइनेसिस। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच में स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है, ठीक है। ये मान लो कि जो सेल की पूरी साइकिल है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो पूरी सेल साइकिल है वो कैसी है? सेल साइकिल जो हमने बनाई थी एम फेज और इधर इंटरफेज, ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें G1 चलता है, S चलता है, G2 चलता है, ये सब चलते हैं। इसके बाद से कैरियोकाइनेसिस शुरू होता है। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चलता है और उसके बाद क्या आ जाता है? साइटोकाइनेसिस आ जाता है। तो ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये प्रगतिशील प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इसमें एक फेज से दूसरे फेज में जो ट्रांजिशन होता है उसमें स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल होता है, ठीक है। ये बात एनसीईआरटी लिखती है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आओ एक एक करके एक एक फेज को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज के बारे में। पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज, ठीक है। आओ शुरू करते हैं इसके बारे में। लिखा है कि अंतरावस्था की S और G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव होती है। आपको मालूम है S और G2 के बाद S फेज
और G2 फेज के बाद क्या आता है? सबसे पहले प्रोफेज आता है, यही सबसे पहला पड़ाव है। आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी? एस और G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र तो बन जाते हैं, यानी एस G2 में तो नहीं बनते, किस में बनते हैं? एस में बनते हैं। अब एनसीईआरटी पता नहीं क्यों ऐसा लिख रही है। एस फेज को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज बोलते हैं, ठीक है। और इस फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? इस फेज में। तो डीएनए के नए सूत्र तो बन जाते हैं, लेकिन ये आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं दिखाई देते। क्या कह रही है एनसीईआरटी? डीएनए, एक से दो डीएनए तो हो जाता है, लेकिन ये आपस में गुथे होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, ये मैं एक सेल बना रहा हूँ बड़ी सी, और इस सेल में मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया। अब डीएनए इस सेल के, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन है, पूरी लंबी 2.2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें इसका नंबर तो डबल हो जाता है, इसका नंबर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, नंबर तो डबल हो जाता है, लेकिन ऐसे सेल में गुथे हुए अवस्था में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते। अब गुणसूत्रीय पदार्थ का, यानी यही क्रोमोसोमल मटेरियल का, इसको अभी जो ये गुथे हुए अवस्था है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन बोलते हैं। अब इसी क्रोमैटिन से आगे इसी क्रोमैटिन का संघनन शुरू होगा। क्रोमैटिन है ना, क्रोमैटिन धीरे धीरे क्या होगा? कंडेंस होगा, और कंडेंस होके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक। गुणसूत्रीय पदार्थों के संघनन यानी कि कंडेंस होना, प्रारंभ, कंडेंस होने के प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। यानी क्रोमैटिन से क्रोमोसोम का बनना किसकी पहचान है? प्रोफेज की पहचान है। आगे लिख रहे हैं, देखो, गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रीय द्रव्य अस्पष्ट होने लगते हैं। यानी कि जैसे जैसे संघनन शुरू होता है, देखो ये प्रारंभिक पूर्वावस्था दिखाई गई है। इससे पहले कि अगर मैं सेल बना दूं आपके सामने, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऐसे गुथा हुआ रहता है, ऐसे गुथा हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो धीरे धीरे ये धीरे धीरे क्या होने, कंडेंस होना शुरू हो गए हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हो गए। अब यहाँ पे देख लो, दो जो है ब्लू कलर से बना रखा है, दो जो है पिंक कलर से बना रखा है। ऐसा क्यों कर रखा है? मान लो ये पहले का था, ये रेड कलर वाला या पिंक कलर वाला ये पहले का था, तो उससे जो है आगे चल के ये दो नए बन गए, ठीक है। यानी जो डीएनए का अमाउंट है वो कितना हो गया? डबल हो गया। डीएनए अमाउंट पहले 2C था, अब कितना हो गया? 4C हो गया। इसकी बात पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं। लेकिन जो क्रोमोसोम था वो 2N से 2N ही रहा, ठीक है। आगे देखो, तारक काय व तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान द्विगुणन हुआ था। बताओ, सेंट्रोसोम या तारक केंद्र, तारक केंद्र का विभाजन कब हुआ था? हाँ, ये भी, इसका भी डुप्लीकेशन एस फेज में ही हुआ था। वो उनका क्या होने लगता है? अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। क्या मतलब है? आओ नोट्स से समझते हैं। नोट्स में हमने देखो एम फेज को हम डिवीज़न फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे स्पेशली डिवीज़न होता है। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? कैरियोकाइनेसिस से। ख़त्म कहाँ पे होता है? साइटोकाइनेसिस पे। जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसको 4 फेज में बांटा गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज सबसे लंबी परावस्था होती है और एनाफेज सबसे छोटी परावस्था होती है। ये पूरे सेल साइकिल का 5% होता है। याद करो, इंटरफेज कितना था? इंटरफेज था 95%, तो ये कितना परसेंट होगा? 5%। सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक फेज है, नाटकीय परावस्था है। क्यों? क्योंकि कुछ घटक पहले टूटते हैं, ठीक है, और बाद में फिर से वही बनते हैं, इसलिए इसे नाटकीय परावस्था बोला गया। प्रोफेज की अब बात हो रही है। देखो, प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में अब तक हमने क्या पढ़ा? जो न्यूक्लियस के अंदर, ये एक पूरी सेल है, ये पूरी सेल है, और सेल का ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा मैंने दिखा रखा है। इस न्यूक्लियस में आप क्रोमेटिन देख सकते हैं, ये क्रोमेटिन के धागे देख सकते हैं। अब इन्हीं का क्या होता है? संघनन शुरू हो जाता है, और संघनन से ये धीरे धीरे, देख लो, ये क्या बनाना शुरू कर रहे हैं? ये क्रोमोसोम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो क्रोमेटिन का संघनन होना ही किसकी पहचान है? प्रोफेज की पहचान है। एनसीईआरटी भी इस बात को लिखती है। और प्रोफेज खत्म होते होते, लेट प्रोफेज आते आते ये पूरी तरीके से क्रोमोसोम में बदल जाता है। क्रोमेटिन किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम में बदल जाता है। अब दूसरी बात जो एनसीईआरटी लिखती है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जिसका डिवीजन कब हो गया था? एस फेज के दौरान ही हो गया था। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था उसी टाइम इनका डुप्लीकेशन हो गया था। तो ये भी क्या करते हैं? अभी तो ये एक ही पुल के तरफ थे, अब ये क्या करते हैं? इनसे एक छोटी छोटी ऐसी रेज निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रेज बोलते हैं। और पास वाले से भी ऐसे ही एस्ट्रल रेज निकलेंगी,
अब G2 फेज की याद करो। G2 फेज जब हमने पढ़ा था, G2 फेज में क्या बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में मैंने कहा था आगे चल के क्या बनाती है, स्पिंडल फाइबर बनाती हैं। यही ट्यूबुलिन प्रोटीन ये धीरे धीरे जुड़ती जाती हैं और क्या बनाने लगती हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने लगती हैं। देखो अगर इस डायग्राम को मैं इधर बनाऊं तो ये एक सेंट्रोसोम हो गया, ये दूसरा हो गया, इसके अंदर ये एक सेंट्रियोल हो गया, दो सेंट्रियोल इसके अंदर हो गए जो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। इनसे ये निकल गई एस्ट्रल रेज, इससे भी निकल गई एस्ट्रल रेज। और ये एस्ट्रल रेज कैसे बनती है, वही ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है धीरे धीरे इकट्ठा होती रहती है। इधर भी ट्यूबुलिन प्रोटीन धीरे धीरे जुड़ती रहती है और ये जो है आपस में जुड़ के क्या बनाने लग जाते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये सब क्या बनाने लग जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने लग जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने लग जाते हैं। तो एक तो क्या है, यहाँ पे सेंट्रियोल है, एक एस्ट्रल रेज है और एक स्पिंडल फाइबर है। ये सब कुछ मिलकर क्या बनाते हैं, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं। कब बनता है ये, प्रोफेज के दौरान बनता है, अभी एनसीईआरटी में आएगा। अब जैसे प्रोफेज आगे की तरफ बढ़ता है, ये स्पिंडल फाइबर ऐसे जुड़ते जाते हैं और ये लंबाई में बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से जो दो सेंट्रोसोम थे वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं और अपोजिट पोल की तरफ। देखो ये पिंक वाले जो स्पिंडल फाइबर हैं ये धीरे धीरे बड़े होते गए और ये सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल की तरफ चले गए, दो अपोजिट पोल की तरफ चले गए। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोफेज में हुआ जिसको आप डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आओ आगे। अब पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो निम्नवत है, वो निम्न विशेषताएं हैं। क्या है, जो इवेंट हुए हैं उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं। देखो, गुणसूत्री द्रव्य यानी कि क्रोमोसोम संघनित होकर, वही गुणसूत्री द्रव्य यहाँ पे इसको लिख रहा है क्रोमेटिन, इसको बोल सकते हो अभी के लिए क्रोमेटिन संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। यानी क्रोमेटिन से क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। कब, प्रोफेज में। गुणसूत्र जो है दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। क्या मतलब है इसका, देखो अभी दो अर्ध गुणसूत्र, इसका मतलब क्या है, अर्ध गुणसूत्र को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। जो गुणसूत्र होता है, जब गुणसूत्र का होता है ऐसे, ये है गुणसूत्र जिसकी वो बात कर रहा है। किससे बना हुआ है, दो अर्ध गुणसूत्रों से बना है। बड़ा करके अगर मैं बनाऊं, ये एक ये दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना है, यानी दो क्रोमेटिड से मिलकर बना है। एक क्रोमेटिड ये हो गया और एक क्रोमेटिड ये हो गया। और एक ही गुणसूत्र के दो अलग अलग क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये बात किसकी कर रहा है, अर्ध गुणसूत्र यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड की बात कर रहा है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम किसका बना होता है, दो सिस्टर क्रोमेटिड का बना होता है, इसी की बात कर रही है, जब हमने पिछले ही लेक्चर में इसको देख लिया है। ठीक है, ये आपस में किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। अंतरावस्था के समय जिस तारक काय का द्विगुणन हुआ था वह कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाने लगता है। प्रत्येक तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम सूक्ष्म नलिकाओं को विकृत करते हैं, जिसे हम तारक कहते हैं या एस्टर कहते हैं। ये हर एक तारक काय किसको विकृत करता है, इसके अंदर दो सेंट्रियोल हैं, किसको, सूक्ष्म किरणों को विकृत करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर कहते हैं। ये तंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर की ये बात कर रहा है, तंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर को हिंदी में बोलते हैं तंतु। और तारक यानी कि एस्टर रेज मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं। समसूत्री विभाजन यंत्र इंग्लिश में देखो इसको क्या कहते हैं। आओ प्रोफेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो, माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं, तो एस्टर्स उससे निकलते हैं और स्पिंडल फाइबर, ये मिलकर माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं। और जिसको मैंने अपने नोट्स में अच्छे से आपको दिखाया हुआ है, इधर आप नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा स्पिंडल एपरेटस बना हुआ है, स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल रीज, सेंट्रियोल, ये सब मिलकर स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं। आओ आगे। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें गोल्जी बॉडी, जिसको मैं जीबी से लिखता हूँ, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रदब्बी जालिका,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस और केंद्रक आवरण यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। पहले ही इसकी बात हो चुकी है कि इसको नाटकीय प्रावस्था बोलते हैं, क्योंकि प्रोफेज में ये चीज़ें गायब होती हैं। 4 चीज़ों के नाम एनसीईआरटी लिखती है, यही 4 आप भी याद रखना, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप लेट प्रोफेज का डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, टूटी पड़ी हुई है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे थी सही सलामत, और लेट प्रोफेज में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है टूटना शुरू हो चुकी है धीरे धीरे। और प्रोफेज के ख़त्म होते होते जैसे ही मेटाफेज आता है, मेटाफेज में आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो जाती है और क्रोमोसोम जो है पूरी सेल में बिखर जाता है। और अभी मेटाफेज पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये था प्रोफेज के बारे में। इसके जो है इवेंट्स अच्छे से याद रखने हैं सबको, ठीक है। आओ जल्दी से इवेंट्स को नोट्स से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोफेज में कौन कौन से इवेंट्स हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हुआ, सबसे पहले क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम में बदला, ठीक है। सेंट्रियोल जो जिनका डुप्लीकेशन कहाँ हुआ था, इस फेज में अपोजिट पोल की तरफ चले गए, ठीक है। इन सेंट्रियोल से क्या निकले, एस्टर रेज निकली, स्पिंडल फाइबर बने और इन्हीं की वजह से वो अपोजिट पोल की तरफ गए। इसके अलावा गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या हो गए, गायब हो गए। ये प्रोफेज की मुख्य इवेंट है। आगे मेटाफेज की बात हो रही है। मेटाफेज जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यावस्था, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटाफेज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है, ठीक है। जैसे ही केंद्रक आवरण पूरी तरीके से विघटित हो जाता है, आप मेटाफेज देख सकते हैं। प्रोफेज के लेट प्रोफेज में अभी आप क्या देख सकते हैं, केंद्रक आवरण देख सकते हैं। जब ये पूरी तरीके से विघटित हो जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है, तब कौन सी प्रावस्था हम मान लेते हैं, मेटाफेज मान लेते हैं। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। अब जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो क्रोमोसोम जो है पूरी सेल में बिखर जाता है, फैल जाता है। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है। अब गुणसूत्रों का संघनन कहाँ शुरू हुआ था, प्रोफेज में। कंप्लीट कहाँ हुआ है, मेटाफेज में। तो याद रखना, जो क्रोमेटिन था धीरे धीरे क्रोमोसोम में बदला और कंप्लीट कहाँ हो गया, कंप्लीट रूप से क्रोमोसोम कहाँ बन गया, मेटाफेज आते आते पूरी तरीके से, है ना, कंप्लीट उसका कंडेंसेशन हो गया। और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अब जब माइक्रोस्कोप से सेल को देखोगे तो आपको सेल के अंदर ये क्रोमोसोम आसानी से दिखाई देने लगेंगे, स्पष्ट रूप से ये क्रोमोसोम दिखाई देने लगेंगे। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। अब बताओ, क्रोमोसोम बहुत अच्छे से जब दिखाई देंगे, तो क्रोमोसोम की अगर स्टडी करनी होगी तो किस अवस्था में कर सकते हैं, मेटाफेज में। तो अगर क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो उसके लिए हम कौन से फेज को बेटर मानते हैं, मेटाफेज को। एनसीईआरटी भी लिखती है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। आगे दूसरी, मध्यावस्था, गुणसूत्र मध्यावस्था क्रोमोसोम की बात कर रहा है। 2 संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। मेटाफेज क्रोमोसोम की बात कर रहा है। ये किससे बने होते हैं, 2 संतति अर्ध गुणसूत्र यानी कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बने होते हैं, जो आपस में किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से। ये बात पहले ही हो चुकी है, देख लो। एक सिस्टर, ये ब्लू वाले में देखते हैं, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये हो गया, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये हो गया, और ये आपस में यहाँ बीच में किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। जो सफ़ेद कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वही सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है। अब इस सेंट्रोमियर के पास सबको मालूम है, ये जो है क्रोमोसोम मैंने बना दिया, ये सेंट्रोमियर से ये जुड़े हैं। इसके पास जो है एक बिम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। और इसी काइनेटोकोर से आगे चल के स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे, इसकी बात होगी। देखो, गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। ये जो अर्ध गुणसूत्र हैं,
ठीक है, इनके इनके पास ऐसी बिम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। आगे, सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कु तंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं यानी कि काइनेटोकोर हैं। बताओ गुणसूत्र कहाँ पे जुड़ते हैं, सॉरी, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, माइक्रो ट्यूबुल के बने होते हैं, वो कहाँ पे आके जुड़ते हैं, वो इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स पे, सॉरी, काइनेटोकोर पे आके ऐसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं, इन पे आके जुड़ते हैं। तो ये बात एनसीईआरटी लिखती है। जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। तो एक तरफ जो स्पिंडल फाइबर है कहाँ जुड़े हुए हैं, एक तरफ ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से जुड़े हुए हैं, एक तरफ सेंट्रोसोम से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ किससे जुड़े हुए हैं, ये गुणसूत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ किससे जुड़े हुए, ये ध्यान देना। आगे, मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। अब मध्यावस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनको मेटाफेस प्लेट पर ये जो लाइन है यहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, जिसको हम मेटाफेस प्लेट बोलते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाता है, मान लो इसके लिए खींचो रे खींचो, ढील दो रे ढील दो, ऐसा कुछ किया जाता है। कैसे, क्या मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को जूम करता हूँ, देखना ध्यान से। ये स्पिंडल फाइबर है, ये भी एक स्पिंडल फाइबर है। अब देखो सजाना कहाँ है इसको, यहाँ मेटाफेस प्लेट पे सजाना है। अब ध्यान से देखना, ये स्पिंडल फाइबर छोटा है और इससे जुड़ा हुआ दूसरे तरफ जो जुड़ा हुआ है वो स्पिंडल फाइबर बड़ा है। तो क्या किया जाता है, इस तरफ से जो है खींचा जाता है, इस तरफ से क्या किया जाता है, पुल किया जाता है। पुल मतलब खींचना, ठीक है। और इस तरफ से जो है पुश किया जाता है, दूसरे तरफ से क्या किया जाता है, पुश किया जाता है, यानी धक्का दिया जाता है। तो एक तरफ से धक्का देते हैं, एक तरफ से खींचते हैं, और ये सब करने के बाद, एक तरफ से खींचना, एक तरफ से धक्का देना, ये सब करने के बाद गुणसूत्र जो है, सारे गुणसूत्रों को मेटाफेस प्लेट पे एक बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेस प्लेट, मेटाफेस प्लेट, ठीक है, प्लेट, मध्यावस्था पट्टिका पर इन गुणसूत्रों को इकट्ठा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आओ अब पढ़ना शुरू करते हैं आगे की चीज़ें। ठीक है, आगे की लाइन पढ़ेंगे, देखो। तो यहाँ तक हमने देख लिया, आओ आगे की एनसीईआरटी पढ़ते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। यानी कि हर एक क्रोमोसोम का जो एक काइनेटोकोर होता है, ठीक है, हर क्रोमोसोम के पास कितने काइनेटोकोर हैं, 2। एक काइनेटोकोर इस तरफ है, एक काइनेटोकोर इस तरफ है। तो एक काइनेटोकोर इस पोल से जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर से, एक काइनेटोकोर इस स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है दूसरे तरफ। ठीक है, मतलब एक काइनेटोकोर एक पोल की तरफ जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर से, दूसरा काइनेटोकोर दूसरे तरफ स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है, ये बात है। वहीं इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्कतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा हुआ होता है, वही बात लिखी है ये। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध होते हैं, ये जिस प्लेन पर पंक्तिबद्ध हुए हैं, जिस प्लेन पे अरेंज हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यावस्था पट्टिका, मेटाफेस प्लेट बोलते हैं इसको। अब इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। मेटाफेस की जो मेन इवेंट है वो क्या है, इवेंट्स जो हैं वो क्या हैं, पहला, तर्कतंतु गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, ये मेन इवेंट है। ठीक है, ये मैंने क्रोमोसोम बनाया, इससे जो है स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ गए, काइनेटोकोर से जुड़ गए, ये बात है। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कतंतु से जुड़ जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ जुड़ गए हैं, मेटाफेस प्लेट पे आके इकट्ठा हो गए हैं, और पोल के साथ, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, पोल से किससे जुड़ गए हैं, स्पिंडल फाइबर से। ये स्पिंडल फाइबर की सहायता से किस पे जुड़ गए हैं, पोल पे जुड़ चुके हैं। ये मेटाफेस की बातें हैं। तो साथ ही साथ आप इसके डायग्राम भी याद रखना, अक्सर जो है एग्जाम में कभी कभी ये डायग्राम भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम भी याद रखना। अर्ली प्रोफेज का डायग्राम कैसा होता है, एनसीईआरटी के ही डायग्राम आने वाले हैं। लेट प्रोफेज का डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। मेटाफेज एक डायग्राम है, मेटाफेज की तरफ ट्रांजिशन है ना। ये जो डायग्राम है जिसमें गुणसूत्र आपको बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा डायग्राम है, मेटाफेज की तरफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये डायग्राम ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। मेटाफेज का कौन सा डायग्राम है, तो मेटाफेज का ये डायग्राम है। तो 4 डायग्राम अब तक आ चुके, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज,
लेट प्रोफेज, ठीक है, ये लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज और उसके अलावा मेटाफेज। ये 4 डायग्राम आ गए, इन चारों डायग्राम को ध्यान देना। अब आगे तीसरा फेज, जो एम फेज का जो तीसरा फेज है जिसको हम बोलते हैं पक्षावस्था या फिर एनाफेज, एनाफेज, आओ इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं और इनसे संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अब क्या होता है, जो मेटाफेज प्लेट पे जो गुणसूत्र इकट्ठा थे, ये जो इकट्ठा थे, है ना, अब इनके सेंट्रोमियर टूटते हैं, इनको खींचा जाता है, इनको जोर लगा के स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इस तरफ खींचते हैं, सारे स्पिंडल फाइबर, ये वाला इस तरफ खींचता है, वो वाला ऊपर की तरफ खींचता है, और ऐसा खींचने पे जो बीच का जो सेंट्रोमियर होता है वो टूट जाता है, ठीक है, सेंट्रोमियर टूट जाता है। अब सेंट्रोमियर के टूटने की वजह से आधा हिस्सा जो है इस तरफ चला जाता है और उसी गुणसूत्र का आधा हिस्सा दूसरे तरफ चला जाता है। तो देखो, इससे पहले जो मेटाफेज था उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम आप देख रहे थे, टोटल कितने क्रोमोसोम देख रहे थे, 4 क्रोमोसोम आप देख रहे थे, 2 रेड कलर से, 2 ब्लू कलर से, 1 2 3 4 क्रोमोसोम। लेकिन जैसे ही एनाफेज आती है, एनाफेज में सेंट्रोमियर टूट जाता है और सेंट्रोमियर टूटने की वजह से क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, एक पोल की तरफ 4, दूसरे पोल की तरफ 4। तो याद रखना, जब भी कभी सेंट्रोमियर टूटता है, ये सेंट्रोमियर जब टूटेगा तो सेंट्रोमियर टूटने से आगे चल के ये 2 क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम कैसे गिनते हैं, इसी सेंट्रोमियर के नंबर के आधार पे गिनते हैं। तो याद रखना, एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल, डीएनए का नंबर डबल कब हुआ था, एस फेज में। क्रोमोसोम का नंबर डबल कब हुआ, एनाफेज में। आगे देखो क्या लिखा है, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। अब ये जो गुणसूत्र दूसरे तरफ गए हैं जिसको हम बोलते हैं संतति गुणसूत्र, वो जो संतति केंद्रक बनेंगे, डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे, उसके गुणसूत्र का काम करेंगे। आओ इंग्लिश की एनसीईआरटी में देखते हैं कि इनको क्या बोलती है इंग्लिश की एनसीईआरटी, ठीक है। तो वही एनाफेज में क्या हुआ है, हर क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम कहाँ जो मेटाफेज प्लेट पे अरेंज थे वो टूट जाते हैं, उनके सेंट्रोमियर टूटते हैं और उससे क्या बनते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हैं, जो आगे चल के क्या बनेंगे, फ्यूचर में डॉटर न्यूक्लियस का क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात, डॉटर याद रखना, संतति को डॉटर लिखा है यहाँ पे, है ना, डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर क्रोमोसोम, ये ध्यान देना। अब क्या लिखा है, वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अब ये डॉटर क्रोमोसोम जो है वो कहाँ जाने लगते हैं, अपोजिट पोल की तरफ। कैसे जाएंगे, जो स्पिंडल फाइबर हैं वो अपनी लंबाई को कम करने लगते हैं और अपनी लंबाई को कम करके इसको कहाँ लेके जाने लगते हैं, अपोजिट पोल की तरफ। अब बताओ, ये जो है स्पिंडल फाइबर कहाँ जुड़े थे, यहाँ काइनेटोकोर पे। तो जब इसको खींचते हैं काइनेटोकोर को, जब ये खींचते हैं तो ये काइनेटोकोर आगे की तरफ खींचता है, इसके वजह से जो काइनेटोकोर है वो आगे, जो सेंट्रोमियर है वो आगे की तरफ रह जाता है और उसके बाद जो आर्म होती हैं, गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है वो पीछे की तरफ चली जाती हैं और ये सेंट्रोमियर जो है इनका जो है पोल की तरफ जाने का प्रतिनिधित्व करता है ना, लीड करता है। क्या लिखा है, जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है। जब ये क्रोमोसोम, जो डॉटर क्रोमोसोम थे, वो मेटाफेज प्लेट, ये मेटाफेज प्लेट थी, इससे जब दूर की तरफ जाने लगते हैं तो जो सेंट्रोमियर होता है यानी कि गुणसूत्र बिंदु, वो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, पोल की तरफ। ये पोल है, उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, पोल की तरफ, ठीक है। जो गुणसूत्रों के ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करता है, लीड करता है, और भुजाएं कहाँ होती हैं, साथ ही गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है कहाँ होती है, पीछे की तरफ होती हैं। तो आप देख सकते हैं सेंट्रोमियर कहाँ है, पोल की तरफ है, और जो गुणसूत्र की भुजाएं हैं वो कहाँ है, पीछे की तरफ है, ठीक है। अब पक्षावस्था की जो इवेंट है मुख्य, वो निम्न है, क्या है, देखो पहला क्या है, गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं, जो सेंट्रोमियर हैं वो टूटते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, आधा आधा क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। ये एनाफेज की पहचान है। तो एनाफेज की मेन चीज क्या है, सेंट्रोमियर टूटता है, गुणसूत्र अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। तो डायग्राम देख के ध्यान से डायग्राम देख लेना और पहचान लेना, ये एनाफेज का डायग्राम है, ठीक है। और किसकी एनाफेज का है, माइटोटिक
माइटोटिक डिवीजन की एनाफेज का डायग्राम है। आगे हम मियोसिस भी पढ़ेंगे तो उसके भी डायग्राम आपको याद रखने होंगे एनसीईआरटी के। अब लास्ट में जो है एम फेज की जो लास्ट प्रावस्था आती है उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोफेज बोलते हैं। क्या होती है टीलोफेज, तो टीलोफेज को हम बेसिकली बोल सकते हैं रिवर्स प्रोफेज। रिवर्स प्रोफेज, क्या मैंने बोला, रिवर्स प्रोफेज, हाँ बिल्कुल, ये प्रोफेज की उल्टा होती है जस्ट। प्रोफेज में सोचो क्या क्या हुआ था, उसका उल्टा होगा यहाँ पे। प्रोफेज में बताता हूँ मैं क्या हुआ था। जो क्रोमेटीन था उससे क्या बना था, क्रोमोसोम बना था। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम से क्रोमेटीन बन जाएगा, यानी कि गुणसूत्र अपनी पहचान खो देगा। अगली चीज, जो क्या क्या गैप हुए थे, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब गायब हुए थे। अब वो यहाँ पे वापस से आ जाएंगे। यही सारी चीजें होती है। देखो, सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों की तरफ चले गए हैं असंघनित होकर यानी कि डीकंडेंस होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। यानी जो कंडेंस होकर क्या बना था, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना था, वो क्या हो गया, डीकंडेंस होकर फिर से क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। यानी कि गुणसूत्र अपनी संपूर्णता को, अपनी पहचान को खो दिया। अब एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देते, यानी कि गुणसूत्र अब अलग से दिखाई नहीं देते। आप देख सकते हो एनाफेज का डायग्राम देख सकते हो, सॉरी टीलोफेज का डायग्राम देख सकते हो आप। इस डायग्राम में देख लो, क्या आपको कहीं गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, नहीं। अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। जो जो डॉटर जो डॉटर क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे एक समूह के रूप में इकट्ठा हो गए। देख सकते हैं ये समूह के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नवत हैं। क्या है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। क्यों, क्योंकि गुणसूत्र जो है असंगनित होकर क्या बना लिए, क्रोमेटीन बना लिए फिर से। आगे, गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाती है। आप देख सकते हो डायग्राम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से वापस आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से वापस आ गई। इसके अलावा केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिर से निर्माण हो जाता है। तो जो प्रोफेज में हुआ उसका उल्टा हुआ। आप देख सकते हो तीनों चीजें उल्टी हुई हैं, है ना। गुणसूत्र किस में बदल गया, क्रोमेटीन में बदल गया। केंद्रक झिल्ली फिर से बन गई, ठीक है। ईआर, गोल्जी बॉडी, है ना, और न्यूक्लियोलस फिर से आ गए। तो ये सब कुछ हुआ टीलोफेज में। अब आओ बताओ, एम फेज को दो अवस्थाओं में बांटा गया था। एक क्या था, एक था कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस में हमने 4 फेज पढ़े, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इन 4 फेज में न्यूक्लियस का तो बंटवारा हो गया। कैरियो मतलब न्यूक्लियस का बंटवारा, है ना। तो देख लो, एक न्यूक्लियस जो पहले एक ही न्यूक्लियस था, प्रोफेज में कितने न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ही न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये एक न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। अब प्रोफेज खत्म होते होते आपको कितने न्यूक्लियस दिखाई देने लगे, टीलोफेज में देख लो 2 न्यूक्लियस दिखाई देने लगे। 2 न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ठीक है, 2 न्यूक्लियस दिखाई देने लगे। तो ये हो गया प्रोफेज खत्म होते होते। अब देख लो आगे क्या होगा। अब न्यूक्लियस का तो बंटवारा हो गया, अब आगे जो है ये जो बीच का जो साइटोप्लाज्म है ये पूरा, अब उसका बंटवारा करना है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, जो एम फेज की दूसरी प्रावस्था है। तो अब साइटोकाइनेसिस होने वाला है, ठीक है। देखो अब साइटोकाइनेसिस, ये टीलोफेज के डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो। टीलोफेज का जो डायग्राम है उसको एक बार अच्छे से देखो। अब इससे पहले का डायग्राम देखो, एनाफेज का पहले। एनाफेज के डायग्राम में क्या आपको और टीलोफेज के डायग्राम में क्या थोड़ा बहुत कुछ चेंज दिखाई दे रहा है? दोनों को एक साथ देखो। देखो एनाफेज के डायग्राम में ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी है, सीधी सीधी है। जबकि टीलोफेज के डायग्राम में अगर आप देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे खांच बनाने लगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साइटोकाइनेसिस शुरू हो चुका है। कब शुरू हो चुका है? टीलोफेज में ही। कोशिका इंतजार नहीं करती कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, हाँ टीलोफेज तुम कंप्लीट हो जाओ तब हम साइटोकाइनेसिस शुरू करेंगे। नहीं, कोशिका इतना इंतजार, इतना वेट नहीं करती। उसको लग गया कि हाँ क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे जा चुके हैं, तो उसके बाद से ही वो क्या करती है, साइटोकाइनेसिस करना शुरू कर देती है। अब केंद्रक द्रव्य का बंटवारा होना टीलोफेज से ही शुरू हो जाता है।
ठीक है, तो देख लो टीलोफेज से ही शुरू हो चुका है। आगे सूत्री विभाजन के दौरान यानी कि एम फेज के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में पृथक्करण हो जाता है, यानी कि जो क्रोमोसोम थे उनका किस में बंटवारा हो चुका है, डॉटर न्यूक्लियस में बंटवारा हो चुका है। आप देख चुके हैं पहले से, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस हमने अब तक पढ़ लिया है। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। यानी कि जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है तो उसके बाद सेल जो है खुद क्या क्या कर देती है, स्वयं कोशिका द्रव्य विभाजन करती है, साइटोकाइनेसिस करती है और एक सेल से दो संतति कोशिकाएं बन जाती है, दो डॉटर सेल बन जाती हैं। अब ये जो साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट सेल में अलग तरीके से चलता है, एनिमल सेल में अलग तरीके से चलता है। अब यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाया गया है इसमें एनिमल सेल आपको दिखाई गई है, क्योंकि प्लांट सेल में आपको मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। यहाँ देखो बाहर की तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसीलिए ये जो डिवीजन दिखाई दे रहा है वो आपको एक एनिमल सेल का दिखाई दे रहा है। ये जो साइटोकाइनेसिस दिखाया जा रहा है यहाँ पे उस वो एनिमल सेल का दिखाई दे रहा है, जिसमें खांच विधि द्वारा, खांच विधि ऐसे किनारे से खांच बनती रहती है और यही खांच धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है, दोनों तरफ से गहरी होती चली जाती है और बीच में मिलकर ये एक सेल से दो सेल बन जाती हैं, एक सेल से दो सेल बन जाती है। तो जैसे आप गुब्बारे में पानी भर लो और पानी भरने के बाद गुब्बारे को दोनों तरफ से ऐसे दबाओ तो खांच बनने लगेगी, और खांच बनते बनते जब गुब्बारे पूरी तरीके से आप दबा दोगे तो क्या होगा, दो गुब्बारे एक ऊपर एक नीचे आपको दिखाई देने लगेगा। इसी तरीके से एनिमल के सेल में साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें कोशिका झिल्ली जो है सेल मेम्ब्रेन बाहर से खांच बनाती है और खांच जो है आपस में मिलकर एक कोशिका से दो कोशिका बना लेती है। और देखते हैं प्राणी कोशिका का विभाजन जीवद्रव्य कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन में एक खांच बनने से संपन्न होता है। इन खांचों के लगातार गहरा होने पर अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, यही एनसीईआरटी लिख रही है। देखो आओ मैं भी तुमको दिखा देता हूं। आओ देखो, जो साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट सेल में अलग से चलता है, एनिमल में अलग से चलता है। एनिमल में किस मेथड से होता है, फरो मेथड यानी कि खांच विधि द्वारा। और कैसे होता है, सेंट्रीपिटल में यानी कि केंद्रक की ओर, अभिकेंद्री है ना, बाहर से केंद्रक की ओर, परिधि से केंद्रक की तरफ, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो देख सकते हो ये एक एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल में बाहर की तरफ क्या बनी है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है। अगर डिटेल में जाके देखें तो एक रिंग बनती है, ये एक रिंग बनती है प्रोटीन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बोलते हैं। अब ये रिंग जो है धीरे धीरे छोटी होती जाती है रिंग, तो अंदर की तरफ खांच बनती जाती है, फरो बनती जाती है, और ये फरो जब आके सेंटर में मिल जाती है तब एक सेल से जो है दो सेल बन जाती है, एक सेल से दो सेल बन जाती है। तो एनिमल सेल में ये किस विधि द्वारा हुआ, खांच विधि द्वारा। तो यहाँ तक हमने एनिमल सेल का पढ़ लिया। अब आओ प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं। प्लांट सेल में मैंने क्या कहा, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है। हमने पिछले चैप्टर में देखा है, सेल वाले चैप्टर में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और लिपिड की वजह से सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी सॉलिड नेचर की होती है। ठीक है, और लेकिन जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो कैसी होती है, अप्रसारणीय, रिजिड होती है, और सेल वॉल को ऐसे धसाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, रिजिड है, ठोस है। ठीक है, तो अतः इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। अब इसमें जो साइटोकाइनेसिस है वो अलग प्रोसेस से होगा। कैसे होगा, पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाने से होता है। कैसे होता है, देखो ये लाइन क्या कहती है। अब जो प्लांट सेल है उसमें जो साइटोकाइनेसिस है वो कहाँ शुरू होती है, सेंटर से शुरू होती है और परिधि की तरफ जाती है। देखो प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से होती है, जो कैसी होती है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब ये सेल है तो इसमें सेंटर से शुरू होगी और परिधि की तरफ जाएगी, यानी सेंटर से दूर जाती है, जिसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, देखो कैसे होता है। देखो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट, ये एक प्लांट की सेल मैंने बनाई है जिसमें सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर ये है सेल मेम्ब्रेन, देख सकते हैं आप सेल मेम्ब्रेन है। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखो बीच में जो है कौन कौन इकट्ठा होता है, ये बीच में ग्रीन कलर से मैंने दिखा रखा है फ्रेगमेंट्स ऑफ, बीच में दिखा रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
और उसके दोनों तरफ क्या दिखा रखा है, गोल्जी बॉडी, जो रेड कलर से दिखा रखा है गोल्जी बॉडी। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं और उनको ऐसे जोड़ने का काम कौन करते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये सब इकट्ठा होते चले जाते हैं और इकट्ठा होते होते धीरे धीरे इकट्ठा होते होते ये कहाँ चले जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल होते होते जाके ये लेटरल साइड में, जो पार्श्व में, पार्श्व मतलब लेटरल, यही लेटरल है, लेटरल यही है, लेटरल में जो सेल वॉल होती है उससे जाके जुड़ जाते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये सेल बन गई, एक तरफ ये सेल बन गई। इस तरीके से एक सेल से दो सेल बन जाती है, किसमें, प्लांट के अंदर। तो कहाँ शुरू हुई, सेंटर से, कहाँ की तरफ गई, पेरीफेरी की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय। ठीक है, तो जंतु कोशिका में कैसा हुआ, अभिकेंद्रीय, और पादप कोशिका में कैसा हुआ, अपकेंद्रीय कोशिका विभाजन हुआ। अब नई कोशिका भित्ति का निर्माण एक साधारण पुरोगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसको हम कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पटलिका को दर्शाती है। क्या है इसका मतलब, देखो सेल प्लेट कौन है, यही सेल प्लेट बनाती हैं, यही तीनों सी चीज़ें, ईआर, गोल्जी बॉडी और स्पिंडल ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, यही बढ़ती चली जाती हैं। और धीरे धीरे ये जो बीच में संरचना बनी इसको हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं, कोशिका पट्टिका बोलते हैं। जो बाद में चल के जब एक सेल से दो सेल बन जाती है, ये एक सेल है, ये इसके पास की दूसरी सेल है, और एक सेल से दूसरे सेल में जो सेल वॉल के बीच में ये जो मटेरियल होता है उसका काम करती हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है, उसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। याद करो, रिवीजन करो, मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। तो ये जो कोशिका सेल प्लेट जो है वो आगे चल के किसका काम करती है, मिडिल लैमेला का काम करती है। तो ये बात याद रखना, सेल प्लेट आगे चल के ये किसका काम करने वाली है, मिडिल लैमेला का काम करने वाली है। दो आसपास की कोशिकाओं के बीच, दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच मिडिल लैमेला का काम करेगी। आगे, कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। अब कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी कि लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है, यानी कि सारे सेल ऑर्गेनल का जो है दो कोशिकाओं में समान रूप से वितरण हो जाता है। आगे क्या लिखा है, कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है। अब क्या हो, देखो ये एक सेल थी, सेल में एक ही न्यूक्लियस था। अब इस न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस होगा तो जाहिर सी बात है एक सेल में कितने न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस। अब मान लो आगे क्या होना था, आगे होना था साइटोकाइनेसिस। अब ये कैरियोकाइनेसिस तो हो गया पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो इससे क्या हो गया, एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बन गए। और ये अगर प्रोसेस कई बार हो जाए तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, और इस तरीके के डिवीजन को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो क्या आगे एनसीईआरटी लिखती है, कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस के साथ साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्रकी कोशिकाओं को संकोशिका कहते हैं, जैसे नारियल का तरल भ्रूणकोश। इंग्लिश में क्या लिखती है एनसीईआरटी, इसको देखो, इंग्लिश का भी टर्म याद रखो, इंग्लिश के टर्म याद रखो। कहाँ है ये, देखो बहुत सारी सेल में कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिससे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पैदा हो जाती है, बहुकेंद्र की अवस्था पैदा हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम बोलते हैं। ठीक है, संकोशिका बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। आपने कोकोनट का पानी पिया होगा स्ट्रॉ लगा के, वो जो पानी आप पीते हैं ऐसे स्ट्रॉ लगा के, वो क्या है, वो है लिक्विड एंडोस्पर्म। हिंदी में बोलते हैं इसको भ्रूणपोष नाम से ही पता चल रहा है, जो भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो के पोषण का काम करता है, भ्रूण के पोषण का काम करता है, वो होता है वो। ठीक है, तो लिक्विड एंडोस्पर्म क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और नोट्स में भी देख लेते हैं, ये मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोटिस है। इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिससे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिनसाइटियम, संकोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप
बहुत सारी अवस्थाएं हो गई मल्टी न्यूक्लिएटेड। एग्जाम्पल क्या है, नारियल का तरल भ्रूणपोष, लिक्विड एंडोस्पर्म। तो एक मॉडिफिकेशन तो ये है। दूसरा मॉडिफिकेशन ए माइटोटिस होता है। माइटोटिस का दूसरा मॉडिफिकेशन क्या होता है, ए माइटोटिस। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेल डिवीजन, जो किस में होता है, प्रोकैरियोट में। अभी तक हमने सेल डिवीजन किस में पढ़ा है, यूकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में कैसे होता है, तो प्रोकैरियोट में होता है ए माइटोटिस से। इसका मतलब क्या है, देखो एक प्रोकैरियोट की सेल है, आपको मालूम है प्रोकैरियोट कैसा होता है, यूनिसेलुलर। सारे प्रोकैरियोट कैसे हैं, एक कोशिकीय होते हैं, तो उसकी ये एक कोशिका है। अब प्रोकैरियोट का ये मैंने डीएनए दिखा रखा है। डीएनए कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सब कुछ हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इस प्रोकैरियोटिक सेल में अगर सेल डिवीजन करना होता है तो इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाता है। आगे सेल मेम्ब्रेन में वही खांच बनती है, और ये खांच बनने से धीरे धीरे ये सेपरेट हो जाते हैं और एक सेल से दो सेल बन जाती है। तो आप देख रहे हो कुछ भी नहीं हुआ, सीधे सीधे डिवीजन हो गया, सीधे सीधे डिवीजन हो जाता है। इसीलिए इसको हम डायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं। और ये किस में चलता है, प्रोकैरियोट में, जिसको हम बोलते हैं ए माइटोटिस। ए माइटोटिस बोलते हैं इसको, माइटोटिस नहीं बोलते, ए माइटोटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये था सब कुछ माइटोटिस के बारे में। आगे माइटोटिस का जो है हम सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं। तो आओ एनसीईआरटी से रीड करते हैं, फिर जल्दी से नोट्स से भी रिवाइज कर लेंगे। आओ, सूत्री विभाजन का महत्व क्या है, इसका महत्व उसके बारे में देखते हैं। देखो, सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। ओहो, एनसीईआरटी इससे पहले ही लिख चुकी है कि ये 2n में भी होता है और n में भी होता है, दोनों में होता है। ठीक है, दोनों में होता है। तो ये बात जो है आप अभी जो एनसीईआरटी लिख रही है वो पहले वाली बात का विवाद लिख दिया। सूत्री विभाजन याद करो, एनसीईआरटी पहले ही लिख चुकी है। कहाँ लिख चुकी है, दिखाता हूं मैं आपको। ऊपर देखो, कहाँ, प्राणियों में यह सूत्री कोशिका विभाजन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, 2n में होता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जहाँ पे हैप्लॉइड सेल में अंदर, सेल के अंदर भी होता है, जैसे नर मधुमक्खी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन, है ना। ये क्या होता है, मेल भी होता है, मेल भी, नर मधुमक्खी में ऐसा देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा पादपों में भी सूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित कोशिकाओं में दिखाई देता है। ठीक है, तो सूत्री विभाजन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरीके की सेल में होता है। ये बात एनसीईआरटी पहले ही लिख चुकी है, तो ये बात फिर से दोबारा से क्यों क्यों लिख रही है कि ये सिर्फ केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। नहीं, अगुणित और द्विगुणित दोनों में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों और सामाजिक कीटकों में यह अगुणित कोशिकाओं में भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। तो केवल लिखने की क्या जरूरत है, मेरे हिसाब से ये केवल शब्द क्या लिखने की जरूरत है, ऐसा लिख देती कि सूत्री विभाजन ज्यादातर द्विगुणित कोशिकाओं में होती है। कभी कभी ये निम्न श्रेणी के पादपों या सामाजिक कीटों मतलब वही मधुमक्खी में भी देखने को मिल जाती है, ये बात लिख देती है। आगे, सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफी आवश्यक है। तो इसका क्या महत्व है, इसको समझाने की एनसीईआरटी कोशिश कर रही है। आओ, इस कोशिश में हम एनसीईआरटी का साथ देते हैं, देखते हैं क्या एनसीईआरटी लिखती है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण को जानते हैं जहाँ पे अगुणित और द्विगुणित कूटों के बारे में पढ़ा है? छोड़ो, इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान अनुवांशिक अवयव वाली होती हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। तो 2n से जो 2n सेल बनती हैं वो बिल्कुल इक्वेशनल होता है, ये डिवीजन इक्वेशनल होता है। तो आइडेंटिकल सेल बनती हैं, आइडेंटिकल, जैसी पेरेंटल सेल थी, जैसी पेरेंटल सेल थी वैसी ही ये डॉटर सेल भी बनती है, डॉटर सेल भी बनती है, बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल बनती है। तो जहाँ जहाँ सूत्री विभाजन होता है वहाँ जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेल की बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल समान होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। जबकि जब हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, जिससे वहाँ पे वेरिएशन आता है। तो पेरेंटल सेल, डॉटर सेल, दोनों पे जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होते हैं, पर यहाँ पे जो पेरेंटल सेल है और डॉटर सेल है उनका आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण हुई है। जाहिर सी बात है, हमारी जो वृद्धि हुई है वो किससे हुई है, सूत्री विभाजन से। हर एक ऑर्गेनिज्म पहले एक सेल से बना हुआ था, एक सेल जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब इस जाइगोट में कौन सा विभाजन होता है, यही माइटोटिक डिवीजन ही तो होता है। इस डिवीजन से 1 से 2 सेल बनती है, 2 से धीरे धीरे 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, और धीरे धीरे करके एक पूरे के पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है, पूरी हमारी ग्रोथ हो जाती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक और कोशिका द्रव्य का ये जो है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स KI को बताने की कोशिश कर रहा है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कोशिका की वृद्धि होती है तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच का
अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है, यानी कि जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम पिछली क्लास में ही देख चुके हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। ये हमने कब देख लिया है, पिछली क्लास में ही इस चीज को देख लिया है। आओ देखते हैं कोशिका विभाजन का कारण। वहां पे हमने कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी पढ़ा था और सरफेस वॉल्यूम रेशियो भी पढ़ा था, दोनों चीजें पढ़ी थी। आओ देखते हैं ये चीज कॉजेज ऑफ सेल डिवीजन। इसमें हमने क्या पढ़ा था, कर्ण प्लाज्म थ्योरी। जब कोशिका ग्रो करती है, बड़ी होती है, तो एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका में फर्क क्या होता है, इसका केंद्रक का आकार लगभग उतना ही रहता है, जबकि कोशिका का आकार लगभग दोगुना हो जाता है। तो इसकी वजह से कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है छोटी सेल का ज़्यादा होता है, बड़ी का कम होता है। इसका मतलब क्या होता है, केंद्रक जो है वो कंट्रोलर का काम करता है, वो पूरी सेल के ऊपर कंट्रोल करता है। अब कोशिका का आकार जब बड़ा हो जाता है तो केंद्रक को अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ जाती है, लेकिन वो बढ़ा नहीं पाता है, यानी सेल के ऊपर कंट्रोल खो देता है वो अपना। तो अल्टीमेट क्या होता है गोल, कि सेल को 1 से 2 बना दो, जिससे सेल का आकार पहले जैसा हो जाए, तो वो सेल के ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए कोशिका विभाजन होता है, यही बात लिखी है। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। जाहिर सी बात है, सेल की मरम्मत के लिए कौन काम में आता है, सूत्री विभाजन। हमारी स्किन ऊपर से कहीं अगर किसी चीज से रगड़ में चली आती है तो क्या होती है, घिस जाती है। अब उसके ऊपर जो है नई स्किन फिर से दोबारा से आ जाती है। तो मरम्मत की जो प्रक्रिया है वो किससे होती है, सूत्री विभाजन से होती है। आगे अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, यानी वही हमारी एपिडर्मिस की जो ये ऊपर की पूरी जो सेल है, वो हमारे आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं। अब जो हमारी जीआईटी है, हम इंसान जो है क्या क्या नहीं खाते हैं, ये हमारा मुंह हो गया, ठीक है, ग्रसनी हो गई, इसोफिगस हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, ये हमारी छोटी आंत हो गई, ये सब कुछ हो गया, ठीक है, छोटी आंत, फिर इधर बड़ी आंत हो गई, ठीक है, इस तरीके से छोटी आंत, बड़ी आंत, और इस तरीके से हमारा ये रेक्टम वाला हिस्सा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी आहार नाल यानी कि जो जीआईटी होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये जो आहार नाल की जो भीतरी सतह की कोशिकाएं होती हैं, वो क्षतिग्रस्त जब होती हैं तो उनको बदलने के लिए कौन काम में आता है, यही सूत्री विभाजन ही काम में आता है। और लास्ट में क्या लिखती है, एवं रक्त कोशिकाओं के निरंतर प्रतिस्थापन में भी सहायक होती हैं। यानी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनकी एक फिक्स लाइफ साइकिल होती है। प्लेटलेट्स है ना, ये एक फिक्स टाइम के बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन हमारे ब्लड में बताओ क्या इनकी ज़रूरत होती है हमेशा, बिल्कुल। आरबीसी का अमाउंट अगर कम हो जाएगा तो हमें एनीमिया हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा तो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो हम ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं कर पाएंगे, एक जगह एक बार खून बहने लगा तो बहने ही लगेगा। तो इन सबके काम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के। तो अगर ये बार बार मरती चली गई, इनका नंबर कम होता चला गया, तब तो हम कमजोर होकर एक दिन मर जाएंगे, ठीक है। तो इनके नंबर को बदलने की, प्रतिस्थापित करने की जरूरत होती है। यानी कि अगर आज एक आरबीसी मरी है तो कुछ समय बाद एक आरबीसी बनने की भी जरूरत पड़ती है। एक मरी तो दूसरी बन गई, दूसरी मरी तो तीसरी बन गई, और ये सब प्रोसेस लगातार, ये प्रतिस्थापन का प्रोसेस लगातार पूरे जीवन भर चलता रहता है। तो ये है सूत्री विभाजन का महत्व। आओ जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, नोट्स से जल्दी से सूत्री विभाजन को रिवाइज कर लेते हैं। उसके महत्व को क्या लिखा मैंने, उसके महत्व में, जो बहुकोशिकीय जीवधारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो किसके वजह से होती है, सूत्री विभाजन की वजह से होती है। सेल की रिपेयरिंग जो होती है वो किसके वजह से होती है, सूत्री विभाजन से होती है। जैसे आरबीसी का रिप्लेसमेंट किया जाता है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का भी इसी से किया जाता है, प्लेटलेट्स का, है ना, एपिडर्मिस की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, या फिर हमारे आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं, सब किससे बदली जाती हैं, सब इसी से बदली जाती हैं, ठीक है। घाव भरने में मदद करता है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो, या फिर कह सकते हैं के आई को, ये मेंटेन करने के काम में आता है। के आई जो कम हो गया था, सूत्री विभाजन हो जाता है तो के आई कैसा हो जाता है, पहले से नॉर्मल हो जाता है। तो सेल के ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल पहले जैसा हो जाता है। तो इस तरीके से थी ये पूरी की पूरी सूत्री विभाजन, ठीक है। आओ एक जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, उसको देखते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। उससे पहले जो है ये डायग्राम देख लो, ये पूरा सेल साइकिल का डायग्राम बना हुआ है, और इस सेल साइकिल में यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इंटरफेज है। इंटरफेज को 3 फेज में बांटा गया है, G1 में, S में, G2 में।
इंटरफेज खत्म होते ही ये कौन सा फेज शुरू हो जाता है, एम फेज शुरू हो जाता है। एम फेज में ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है ये क्या है, ये है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और ये जो पिंक कलर से दिखाया गया है इसमें लिखा ही हुआ है पहले से साइटोकाइनेसिस है, ये कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है और ये है कैरियोकाइनेसिस। आप देख सकते हो सेल का आकार जो है यहाँ पे मान लो ये जीवन में घुसी तो सेल का आकार छोटा था, G2 आते आते सेल का आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसके बाद थोड़ा और बड़ा हो जाता है और यहाँ तक आते आते पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है। ये मेरे नोट्स के डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं, G1S G2 में जो सेल का आकार है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है वो आप देख सकते हैं इसके डायग्राम में। एक सेकेंड, ये देख सकते हैं जीवन में सेल घुसी इतने छोटे आकार की, धीरे धीरे देखो इसका आकार बढ़ता गया और ये इतनी बड़ी होगी। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ गया, उसके बाद जो है सेल डिवाइड होकर धीरे धीरे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, उसके बाद साइटोप्लाज्म हुआ, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, साइटोकाइनेसिस, एक सेल से दो सेल बन गई। इस तरीके से कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स फिर से सुधार लिया गया। तो ये डायग्राम है सेल साइकिल का। याद रखना जो G0 होती है वो किसके बाद आती है, G1 के जस्ट बाद आती है, ये बात याद रखना।